जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज के 17वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी फर्स्ट बुक के अंतिम चैप्टर जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और साथ में ही आपके इस चैप्टर का रिवीजन है वो भी हो जाएगा। और लास्ट में आपको अपना रिजल्ट है वो कमेंट सेक्शन में अपना इंट्रो देते हुए शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको बेस्ट विशेष। पहले एक प्यारे से मुद्दे के ऊपर बात करते हुए एक प्यारा सा प्रश्न बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है दो प्रकार का। एक तो क्या नाम आता है, एक है द्विपार्श्विक व्यापार। कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द्विपार्श्विक व्यापार, दो देशों के बीच व्यापार। और दूसरा प्रकार है, उसका नाम है बहुपार्श्विक व्यापार, यानी बहुत सारे व्यापारिक देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसे बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। चलिए, ये रहा आज का अपना पहला प्रश्न। संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, यानी महान पत्तन जो जिनको कहा जाता है वो किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। याद कीजिए, आपने पढ़ा है निपटाए गए 9 भार के अनुसार पत्तनों के प्रकार, उन्हीं में से एक प्रकार आता है। इसका जो उत्तर रहेगा, सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल, और वो है विस्तृत पत्तन। विस्तृत पत्तन, महान पत्तन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि संसार के अधिकांश महान पत्तन विस्तृत पत्तनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। और ये पत्तन बड़े परिमाण में, मात्रा में सामान्य 9 भार का थोक में प्रबंधन है वो करते हैं। दूसरा प्रश्न जी, वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान क्या कहलाता है? परिवहन, व्यापार, सेवाएं या विनिमय? तो वो है जी व्यापार। व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार। अगला प्रश्न, असम राज्य का जोनबील मेला संभवतः भारत का एकमात्र मेला है जो जाना जाता है। किस चीज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं तो क्लियर कीजिए उनको। और ये जाना जाता है बिल्कुल दूसरा ही ऑप्शन, वस्तु विनिमय व्यापार के लिए। वस्तु विनिमय व्यापार के लिए। अगला प्रश्न है जी, अब प्राचीन समय में रेशम व्यापारिक मार्ग जोड़ता था। रेशम का व्यापार किया जाता था किसके बीच? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। रोम को चीन से जोड़ता था ये मार्ग, तेहरान को भारत से, बर्लिन को भारत से, या काबुल को चीन से। क्या होगा सही उत्तर? हां, बिल्कुल पहला, रोम को चीन से जोड़ने वाला यह मार्ग था रेशम व्यापारिक मार्ग। अगला प्रश्न, 17वीं 18वीं शताब्दी में किन लोगों द्वारा दास व्यापार किया गया? लोगों को दास बनाया गया, गुलाम बनाया गया। पुर्तगालियों द्वारा, डचों तथा स्पेनिशों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, यानी इंग्लैंड वालों की बात हो गई, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में उपरोक्त सभी के द्वारा दास व्यापार किया गया। पुर्तगालियों द्वारा, डच और स्पेनिश और अंग्रेज सभी के द्वारा। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। बहुत बढ़िया। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वियना, न्यूयॉर्क, मिलान या जिनेवा? तो WTO का मुख्यालय कहां पे है? बिल्कुल, वो है स्विट्जरलैंड, जिनेवा के अंदर भी। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिनेवा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा मार्ग पत्तन है? निम्न में से कौन सा मार्ग पत्तन है? विश्राम पत्तन जिसको कहा जाता है, पोर्ट्स ऑफ कॉल कहा जाता है जिसको, कौन सा है जी इसमें?
त्रिपोली, कोच्चि या होनोलुलु या अबादान? क्या होगा सही उत्तर? मार्ग पत्तन। दूसरा नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, इसे विश्राम पत्तन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे पोर्ट्स ऑफ कॉल कहा जाता है। तो सही उत्तर कौन सा है? वो है तीसरा ऑप्शन, होनोलुलु। होनोलुलु। तीन नाम यहां जरूर ध्यान रखिएगा, एक होनोलुलु आ जाएगा, एक है अदन, ये भी मार्ग पत्तन है, और तीसरा आ जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण, सिंगापुर। सिंगापुर। ये तीनों ही मार्ग पत्तन के उदाहरण है। एग्जाम्पल आपको वही जो आपके सिलेबस के अंदर है, बाकी की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, वे एकत्रण केंद्र जहां विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती है कहलाते हैं? मतलब समझिए गए, दूसरे देशों का सामान एक जगह लाया जाता है, एक पोर्ट्स के ऊपर लाया जाता है और वहां से फिर आगे सप्लाई किया जाता है, उन्हें किस प्रकार के पत्तन कहा जाता है? पैकेट, मार्ग, आंत्रोपो या तेल? क्या कहा जाता है उनको? तो वो कहलाते हैं जी, बिल्कुल बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और वो है 3 नंबर ऑप्शन, आंत्रोपोपत्तन। आंत्रोपोपत्तन इंग्लिश में कहते हैं इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट, पोर्ट्स, आंत्रोपोपत्तन। ध्यान रखिएगा, ये वो एकत्रण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है, और एशिया के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इस प्रकार का, वो है सिंगापुर। सिंगापुर, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर है, ये अपने आंत्रोपोपत्तन का उदाहरण भी है, और जो सिंगापुर है ये अभी अभी अपनों ने क्वेश्चन किया था, मार्ग या विश्राम पत्तन का भी उदाहरण है। तो सिंगापुर एग्जाम्पल दोनों में आता है, आंत्रोपोपत्तन और मार्ग पत्तन, विश्राम पत्तन। अगला प्रश्न, सिंगापुर एशिया के लिए किस प्रकार का पत्तन है? चलिए, आ ही गया प्रश्न, तो रिपीट हो गया क्योंकि इस पर चर्चा हो चुकी है। सिंगापुर एशिया के लिए किस प्रकार का पत्तन है? बाह्य पत्तन, पैकेट, अंतर्देशीय पत्तन या आंत्रोपो पत्तन? तो चर्चा कर ही चुके हैं, ये किसके एशिया के लिए, ये क्या है? एक आंत्रोपो पत्तन है। अगला प्रश्न, व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा समुद्र का इलाका ज्यादा व्यापार की दृष्टि से इंपॉर्टेंस है वो अपनी रखता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक तट, कैलिफोर्निया या हिंद महासागरीय तट? तो अच्छे से दिमाग में सेट है ये तो, और वो है ऑप्शन 2, अटलांटिक तट है वो व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है समुद्री मार्ग से। मार्ग पत्तन या विश्राम पत्तन का उदाहरण है अदन, होनोलुलु, सिंगापुर या उपरोक्त सभी? याद आ रहा है आपको? शायद ये बातें हम पहले ही आज की इन्हीं प्रश्नों के अंदर शायद कर चुके हैं। मार्ग पत्तन या विश्राम पत्तन का उदाहरण अदन भी है, होनोलुलु भी है, सिंगापुर भी है, तो इसलिए उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे हम? ऑप्शन 4, या एबे सैदे होता तो जो भी इनके आगे लिखा होता वो हो जाता। तो अदन, होनोलुलु, सिंगापुर मार्ग पत्तन, विश्राम पत्तन के उदाहरण है। और अभी एक बात किया था, पुनः रिपीट कर दूं, सिंगापुर है वो आंत्रोपो पत्तन, इंटरपोर्ट पोर्ट्स का एग्जाम्पल भी है। जैसे यूरोप के लिए रोटरडम आता है, यूरोप के लिए रोटरडम, और एशिया के लिए सिंगापुर एक आंत्रोपो पत्तन है। अगला प्रश्न, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का गठन किस वर्ष किया गया? गेट की स्थापना कब की गई? सीधी सी बात, एक तो आपको है ना गेट की फुल फॉर्म ध्यान रखना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप ध्यान में रखें। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है ये भी, एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है किसी की फुल फॉर्म का, तो गौर रखना है आपको, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, आपको फुल फॉर्म पे फोकस जरूर करना है। तो गेट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, और गेट की स्थापना हुई 1948 के अंदर। गेट की स्थापना 1948 के अंदर। अगला प्रश्न, गेट
को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में कब रूपांतरित किया गया? 1948 के अंदर गेट की स्थापना हुई। अभी अपनों ने ये किया। फिर गेट का रूप बदल दिया गया इच्छाधारी नागण की तरह और इसका नाम कर दिया गया WTO। तो ये रूप कब बदला गया? गेट को WTO कब बनाया गया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल प्यारा सा उत्तर, जनवरी 1995। ध्यान रखिएगा, 1995 के अंदर, जनवरी 1995 में गेट क्या बन गया? WTO के रूप में आ गया जी, नया स्वरूप। अगला प्रश्न, नौ भार के अनुसार पत्तनों का प्रकार है। नौ भार के अनुसार पत्तनों का प्रकार, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? यह बताना है आपको कितने रूप हैं इसके। कार्गो है, नौ भार। अगर आपको यहां कोई दिक्कत है तो कार्गो हैंडलर बोलते हैं, कार्गो। तो इसमें औद्योगिक पत्तन भी है, वाणिज्यिक पत्तन भी है, विस्तृत पत्तन भी है। तो इसलिए उत्तर क्या हो गया अपना? उपरोक्त सभी। जब कभी कई बार स्कूल एजुकेशन में क्या होता है, उपरोक्त सभी दिखते ही बच्चे उधर भागते हैं, वो एक हो सकता है उत्तर ये हो, लेकिन आपको ऑप्शनों पर गौर करना है। अभी अपने अभ्यास कर रहे हैं। नौ भार के अनुसार पत्तनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 3 प्रकारों में। पहला प्रश्न तो प्यारा से ये बन गया। 3 प्रकार, नाम बताइए। तो औद्योगिक पत्तन, वाणिज्यिक पत्तन और विस्तृत पत्तन, तीनों आपको लिखना है। याद कीजिए, एक प्रश्न किया था स्टार्ट में ही भी, संसार के अधिकांश महान पत्तन किस श्रेणी में आते हैं? वो रहा, ये रहा उत्तर, विस्तृत पत्तन की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, कोच्चि तथा कारवाड़, वाह जी वाह, कोच्चि और कारवाड़ दक्षिण भारत की तरफ किस प्रकार के पत्तनों का उदाहरण है? कोच्चि और कारवाड़, ध्यान रखिएगा, कोच्चि और कारवाड़ भारत के किस प्रकार के पत्तनों? आंत्रपो, पैकेट, नौसेना या मारक पत्तन? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 3, नौसेना पत्तन है। ये नौसेना पत्तन है। ये केवल सामरिक महत्व के पत्तन है। सामरिक यानी अपने देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है। ये पत्तन युद्धक जहाजों को अपनी सेवाएं देते हैं और उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं हैं, वो चलाते हैं। तो सामरिक स्ट्रेटेजिक रूप से सामरिक महत्व के पत्तन है ये नौसेना पत्तन। कौन सा? कोच्चि और कारवाड़, जो इंडिया का है। अगला प्रश्न है जी, व्यापार संतुलन अनुकूल है। व्यापार संतुलन अनुकूल है, इसका अर्थ क्या है? निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक, निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से कम, या दोनों का मूल्य बराबर, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, अनुकूल का मतलब है पहला ही ऑप्शन हो गया जी, निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो। जब निर्यात ज्यादा किया जाता है, आयात से निर्यात ज्यादा हो, तभी इनकम बढ़ेगी ना उस देश की, इसलिए उसे अनुकूल कहा जाता है। और इसका उल्टा हो जाए, आयात का मूल्य अधिक हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वो होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल। और ये सिचुएशन क्या कहलाती है? अनुकूल कहलाती है। जब निर्यात अधिक हो तो अनुकूल और निर्यात कम हो तो उसे प्रतिकूल सिचुएशन। तो पहला ही ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न, दास प्रथा की समाप्ति से जुड़ा सही विकल्प है। याद कीजिए, आपको हमने एक बात बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, ये एक प्रश्न अपने लिए आ गया था भी, लगभग जो 17वीं 18वीं सदी की बातें अपनों ने की थी भी, उस टाइम दुनिया के अंदर विशेषकर यूरोप साइड में दास प्रथा का प्रचलन हो गया था। इसकी समाप्ति है वो किस देश में किस टाइम हुई? सही विकल्प बताना है। डेनमार्क में 1792, ब्रिटेन में 1807, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1808, या उपरोक्त सभी। तीनों ही जगह दास प्रथा चलती थी। जब इनको समाप्त किया गया तभी इन ईयर्स में समाप्त किया गया। तो उत्तर क्या है? ऑप्शन 4,
बिल्कुल सही कथन है। डेनमार्क में 1792, ब्रिटेन में 1807 और यूएसए के अंदर 1808 के अंदर। तो उत्तर हो गया ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम कब आया? 1995 में। और गेट ये कब आया? 1948 में। WTO क्या है? गेट का ही बदला हुआ रूप है। तो ये विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख काम क्या है? बहुत बढ़िया, 1-2 नंबर वाले प्रश्नों के लिए भी। सदस्य देशों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। ये व्यापार के लिए वैश्विक नियमों को नियत करता है, बनाता है, फिक्स करता है। सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है, या उपरोक्त सभी। सोच लीजिएगा एक बार, उत्तर क्या होगा? सदस्य देशों के बीच नियमों के तहत व्यापार करता है, नियम बनाता है व्यापार के, विवाद होता है तो उसको निपटाता है, और ये सभी काम WTA द्वारा किए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन अपना उपरोक्त सभी। तीनों ऑप्शनों पर गौर इसलिए जरूरी क्योंकि 2 नंबर 1.5 नंबर वाले प्रश्नों में भी तो पूछा जा सकता है ये। अगला प्रश्न, माराकाइबो क्या है? एक तेल पत्तन है, ऑयल पोर्ट्स है। ये किस देश में स्थित है? प्रश्न ये है, एक ही में 2 चीज है। माराकाइबो एक तेल पत्तन है, किस देश में है? ट्यूनीशिया, लेबनान, वेनेजुएला या ईरान? माराकाइबो, बोलिए फटाफट इसका उत्तर। माराकाइबो ऑयल पत्तन है, तेल पत्तन है। सही उत्तर बिल्कुल ऑप्शन 3, वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला देश से जुड़ा हुआ है वेनेजुएला, माराकाइबो पत्तन की बात आती है। ट्यूनीशिया में एस्खीरा है, लेबनान में त्रिपोली है, और पर्शिया ईरान की इलाका जो है वहां अबादान, जो कि एक तेल शोधन पत्तन भी है। क्योंकि आपको पता है जो तेल पत्तन है इनमें से कुछ तो टैंकर पत्तन होते हैं और कुछ तेल शोधन यानी रिफाइनरी पत्तन है वो होते हैं। अगला प्रश्न है जी, लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न कीमत की किसी वस्तु को 2 देशों में विक्रय करना क्या कहलाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। एक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्न भी तो हम साथ में ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो चैप्टर का रिवीजन भी तो हो रहा है, मोटी मोटी सारी बातें क्लियर हो रही है। यहां ये कह रहा है कि कोई चीज बनाई किसी देश ने, उस पर खर्चा क्या आया उस पर वो गौर नहीं करके दूसरे कारणों की वजह से उस चीज की कीमत कम करके, कहीं कम कहीं ज्यादा करके अपनी चीज बेचता है, तो वो क्या कहलाता है? मोस्टली कम करके, ताकि अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा बेच सके, और उस देश के या दूसरे देशों के वहां कोई प्रोडक्ट आ रहे हैं तो लोग उसको नहीं खरीदे, क्योंकि हम वही खरीदते हैं जो हमें सस्ता पड़ता है। तो इस परिभाषा को अच्छे से गौर कर लीजिएगा, और ये क्या कहलाता है? डंपिंग कहलाता है, यानी डंप करना कहलाता है। इसमें जो डंप करता है उस देश को तो फायदा होता है, लेकिन जिस देश में कम रेट पर यह बेचा जाता है उस देश के उद्योगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वहां लोकल वाला सामान महंगा पड़ता है, तो इसलिए लोग खरीदते नहीं हैं। तो डंपिंग या डंप करना इसको कहा जाता है। तो देखिए 20 प्रश्न ही नहीं, हमने इसके अंदर 2-2, 3-3 प्रश्न यानी एक साथ हमने 40 के आसपास क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं, और पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब आप जल्दी से अपना रिजल्ट जरूर शेयर करें, कितने भी सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, बस मन में विश्वास रखिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा, जीत आपकी पक्की है, और अपना मिशन है अब की बार 90 पार, और उसी के लिए हमें सतत एक कछुए की तरह सतत प्रयास करना है। खरगोश बनने की मुझे लगता है कहीं जरूरत नहीं, कहीं एक दिन हम बहुत ज्यादा पढ़े फिर पढ़े ही नहीं 2-3 दिन, तो इससे बढ़िया है कछुआ बन के सतत रूप से अपना अभ्यास करते रहें। चलिएगा फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।